नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, इसमें नाम तो नहीं लिख रखा है ना, इसमें नाम नहीं लिख रखा है। आंसर की हम देखते हैं। ACF एग्ज़ाम 2011 रिवाइज की, पेपर कोड 41, जनरल नॉलेज। एग्ज़ाम डेट है 6/8/13। ठीक, 6/8/13 है। अब ये जीके का पेपर है, इस वजह से अपन को पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि जो जीके के पेपर हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, और जो टफ क्वेश्चन है और जो पहली बार आएगा उसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि नेगेटिव ना जाएं। ठीक, जीके का पेपर है, जीके सब एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। 2012 की करंट को नहीं पढ़ें क्योंकि करंट काम की नहीं है, क्योंकि करंट वो नहीं आएगी। जैसे कि कोई योजना है इम्पोर्टेंट, उसकी बात अलग है। जब एक में 2012 की गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि थी, ये युंगलिक सिनवात्रा है, ये नहीं आएगा है ना, क्योंकि करंट जो वर्तमान चल रहा है उसके हिसाब से आता है, ये नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, उसने किस क्षेत्र विशेष में ज्ञान व अनुभव का प्रदर्शन किया, ये तो कला है, सब जानते हैं। 2 में 3। फिर 2012 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर किसने ख्याति प्राप्त की, ये एडमंड हिलेरी हैं, यहाँ पर शेर पर तेनसिंग करें। 3 में 3 है, दीपिका राठौड़ है भाई। 2012 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर किसने ख्याति प्राप्त की, दीपिका राठौड़। विश्व के किस नगर में 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है ना, 2012 की पूछ रहा है। 4 में लंदन है। अब तो 2024 का आएगा, 2024 के जो ओलंपिक हुए हैं पेरिस में। बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, ये 5 में 2 है, साइना नेहवाल। फिर अरब देशों के किस पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास का दंड दिया गया, जिसने 2011 में अरब वसंत के आने पर त्यागपत्र दिया। 6 में 2 है, मिस्र के होस्नी मुबारक। अरब देशों के किस पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास का दंड दिया गया, जिसने 2011 में अरब वसंत के आने पर त्यागपत्र दिया, मिस्र के होस्नी मुबारक। 6 में फिर 7, किस देश में 2011 में दक्षेस का 17वां सम्मेलन हुआ, ये आएंगे नहीं है ना, लेकिन पता चल जाता है कि भाई क्या है, किस प्रकार का है वो, सो कुछ नहीं, निकाल लेते हैं इनको करंट के। पुरानी आएगी क्या ही। 7 में 4 है, मालदीव। दक्षेस का 17वां सम्मेलन हुआ है ना 2011 में, दक्षेस का, मालदीव। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने से सरोकार है, किस अंग का। जब ये बता, ये आ सकता है जब न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, नहीं, ये सामाजिक परिषद करते हैं। 3 इसमें है ना। 8 में ये डिलीट कर दिया भाई, ये डिलीट कर दिया इन्होंने। 2011 में फ़िलिस्तीन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बना, फ़िलिस्तीन। 11 में यूनेस्को। 2011 में फ़िलिस्तीन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बना, यूनेस्को। फिर किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद स्थित है, ये कौन सा आएगा इसमें। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद स्थित है, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार, ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशनल इज लोकेटेड। जब मानवाधिकार परिषद, ये क्या जिनेवा कर दो, मानवाधिकार परिषद जिनेवा पेरिस, जिनेवा ही करते हैं। 10 जिनेवा सही है, आएगा ये क्वेश्चन। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद स्थित है, जिनेवा।
जिनेवा। फिर 11, कौन सा राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य बना? 11 में 4 है, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान। जनवरी 2012 में जयपुर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इसमें किसे मुख्य अतिथि का सम्मान दिया गया? ठीक, जयपुर में जनवरी 2012 में प्रवासी भारतीय। उस समय करंट है 12 में 3 है, कमला प्रसाद विश्वेश्वर। फिर मिट रोमन कौन है? 13 में 2, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का प्रत्याशी। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के किस देश में लोकतंत्र की बहाली हो रही है? दक्षिण पूर्वी, जैसे कि ये वर्ड है ना ये वर्ड है तो दक्षिण, और जैसे कि ये एशिया है, ये रेखा गई है ना, और ये एशिया है तो दक्षिण और पूर्वी, दक्षिण पूर्वी यानी दक्षिण और पूर्वी एशिया के किस देश में लोकतंत्र की बहाली? तो म्यांमार है क्या इसमें? 14 में म्यांमार सही है भाई। दक्षिण पूर्वी एशिया के किस देश में लोकतंत्र की बहाली हो रही है? म्यांमार। 5 जून को कौन सा ये पर्यावरण दिवस है? किस देश में 2012 में एक हॉलैंडे को राष्ट्रपति चुनाव चुना गया? एफ हॉलैंडे। ये नहीं आएगा। 16 में 2 है, फ्रांस। ब्रिटेन में रानी एलिजाबेथ द्वितीय के सिंहासनारोहण के सिलसिले में कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 17 में 3 है, हीरक जयंती। म्यांमार में हुए मार्च 2012 के संसदीय चुनाव में किस पार्टी को विशाल बहुमत मिला? 18 में 3 है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। म्यांमार में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी को विशाल बहुमत मिला? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। यानी कि अब इसके पढ़ने से अपन को ये मालूम हो गया कि भाई म्यांमार में लोकतंत्र है। ठीक। भारतीय संघ के किस राज्य में मार्च 2012 में चुनाव आयोग ने राज्यसभा के चुनावों को रद्द कर दिया? मार्च 2012 में चुनाव आयोग ने राज्यसभा के चुनावों को किस राज्य में? अच्छा, ये कौन सी घटना की है? 19 में 1, झारखंड की है भाई, झारखंड। 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अब दादा साहब पुरस्कार किसको दिया गया है 2024 में? मिथुन चक्रवर्ती को। 12 में, ये 12 नहीं, ये 20 में 3 है, सौमित्र चक्रवर्ती। 2012 में ना, 20 में 3, सौमित्र चक्रवर्ती। 2012 में हुए विधानसभा के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में अपनी सरकार बनाई? यह आएगा नहीं। 21 में 3 है, गोवा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता किसे प्राप्त है? 22 में। अब तो ये चेंज हो गया होगा, सोनिया गांधी है ना? नहीं, अब तो नहीं, मतलब जैसे कि कोई पद पे, ये इस पद पे नहीं है, अब तो कोई और है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, ये अब कोई और है इस पे, ये कहने का मतलब। 2012 में कौन सा अपना शताब्दी समारोह मना रहा है? 23 में भारतीय सिनेमा। कश्मीर के काफ़ी आगे करंट के यार। कश्मीर के लिए बनी मध्यस्थ वार्ताकारों की टोली का अध्यक्ष कौन था? 24 में 3 है, दिलीप पदगावरकर। किस भारतीय निकाय को 2012 में अपने 60 वर्ष पूरे किए? किस भारतीय निकाय ने? 25, 1, संसद। फिर ममता शर्मा किस पद पर आसीन है? अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग। ये उस समय का है, 26 के बाद में 1 राष्ट्रीय महिला आयोग, पहले है ना राष्ट्रीय महिला आयोग। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन है? जो राष्ट्रपति होगा तो ये शायद अरुण जेटली होगा उस समय ना, या फिर हामिद अंसारी है। अरुण जेटली करते हैं 27 में हामिद अंसारी है भाई। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति नहीं होता, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो हामिद अंसारी है। अरुण जेटली शायद राष्ट्रपति थे। सुल्तान खां किस साज वादन के माहिर थे? सुल्तान खां संतूर, देखते हैं क्या है इसमें। 28 में सारंगी है। सुल्तान खां किस साज वादन के माहिर थे, यानी कि किस वाद्य यंत्र को बजाने में माहिर थे? कौन? सुल्तान खां। सारंगी। सुल्तान खां किस साज वादन के माहिर थे? सारंगी।
मई 2012 में किस राजधानी को पहली लोकसभा का जीवित सदस्य होने के नाते सम्मानित किया गया? 29 डिलीट कर दिया। 2012 में मोहन मीणा के उत्पादन में ख्याति प्राप्त किस कलाकार को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? 30 2 है VM भट्ट। राजस्थान के किस नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? ये काम का है। राजस्थान के किस नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? जब राजस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड। मैनेजमेंट जो यार कोटा 31 उदयपुर है। उदयपुर है भाई। राजस्थान के किस नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? उदयपुर है। आगे चलते हैं। विनोद राय किस पद पर आसीन है? यह भी करंट का है। 32 में 3। भारत का महालेखा जोखा नियंत्रक परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अब अलग है। 2011 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने किस राज्य में अपनी सरकार बनाई? 33-4 पश्चिम बंगाल। आगे हैं यार जी के किस वजह से पढ़ रहे हैं इसको। राजस्थान का चुनाव आयुक्त कौन है? 34 अब तो अलग है। अशोक पांडे है ये। राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये हटा। राजस्थान विधानसभा का विशेष प्रस्ताव वहाँ अब है शायद ये। राजस्थान की विधानसभा ने एक विशेष प्रस्ताव पास करके केंद्र से क्या मांग की है? 36 में 2 है। विधान परिषद की स्थापना ये है वो है। राजस्थान की विधानसभा ने एक विशेष प्रस्ताव पास करके केंद्र से क्या मांग की है? विधान परिषद की स्थापना। 2012 में किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया? 37 दलबीर भंडारी। किसने जिन्ना एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखी? 38 में 2 है जसवंत सिंह। किसने जिन्ना एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया? जिन्ना एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया जसवंत सिंह। इस समय लोकसभा बिल की क्या स्थिति है? लोकपाल है। 39 में 2 है। लोकसभा ने पास कर दिया। लोकपाल। मेरी 51 कविताएं का लेखक कौन है? 40 में 3 है अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी है। फिर वैदिक साहित्य के सही क्रम की पहचान कीजिए। ब्राह्मण देखें और संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता यानी कि ब्राह्मण यार एक क्रम से लिखना है। वैदिक साहित्य के सही क्रम की पहचान कीजिए यानी कि शुरू में कौन था बाद में कौन था। जब उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, ब्राह्मण 2 कर दें क्या इसमें? 41 में 4 है भाई। यानी कि संहिता। हाँ ये उपनिषद है बाद में ना। संहिता के बाद में ब्राह्मण के बाद में आरण्यक फिर उपनिषद। चल लेते हैं इसको। संहिता है ना। संहिता के बाद में ब्राह्मण। संहिता के बाद में ब्राह्मण। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद बाद में। उपनिषद से पहले आरण्यक है। आरण्यक उनको कहते हैं जो जंगलों में लिखे जाते हैं है ना। आरण्यक जंगल से बोलते हैं। उपनिषद आरण्यक से पहले है ब्राह्मण से पहले है संहिता। जब संहिता फिर ब्राह्मण, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अशोक द्वारा अभिलेखों में अनुशंसित धम्म की पहचान किस वर्ष से की जाती है? धम्म बौद्ध धर्म ही था भाई। नहीं वो नहीं है। सार्वभौमिक धर्म एवं नैतिक आचार की संहिता ये है। अशोक द्वारा अभिलेखों में अनुशंसित धम्म की पहचान। 42 सही है। निम्नलिखित में से गलत युग की पहचान कीजिए। जब सुन बाल गंगाधर तिलक एक बताना है गलत।
केशव चंद्र सेन, डेरी जियो, बाल गंगाधर तिलक, प्रार्थना समाज। और ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले तो सही है और ये तो याद भी है ना, सत्य शोधक समाज, ज्योति सत्य, ये देख ज्योति में जय है, सत्य में भी त है, ज्योतिबा फुले ज्योति सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, ये तो याद है। अब प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग और बाल गंगाधर तिलक, चल ये भी याद कर लिया है ना, मान लेते हैं ये है। डेरी जियो, युवा बंगाल आंदोलन, केशव चंद्र सेन, चल ये करते हैं इसमें। 43 43 43 43 में 3 है यार, 43 में 3 है भैया, ठीक, 43 में 3 है, गलत हो गया ये अपना, यानी कि ये है इसमें, तो ये गलत है ना। तो केशव चंद्र सेन ने की थी संघर्ष सभा की स्थापना, डेरी जियो ने युवा बंगाल आंदोलन, और ज्योतिबा फुले, जब इसमें अपन को सही तरीके से ज्योतिबा फुले याद है, ज्योतिबा फुले ने स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले ने स्थापना की थी सत्य शोधक समाज की, सत्य शोधक समाज। और डेरी जियो ने, डेरी जियो, डेरी जियो डरे गया है ना, डेरी जियो युवा बंगाल आंदोलन, और केशव चंद्र सेन संगत सभा, संगत संगत। अच्छा आगे चलते हैं, फिर ये सूची है और ये सूची सेकंड है, इसका क्या करना है, मिलाना है ये है ना। जब 1 मिनट रुक, मार्ले और मिंटो, जो मार्ले और मिंटो है ना, मार्ले और मिंटो, मिंटो, जब ये कौन सा आएगा, मार्ले मिंटो, तो फिर चेम्सफोर्ड, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, मार्ले मिंटो, चल ये है ना 1919, नहीं तो गलत कर रहा है भाई। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट ये 1928 सही है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, लॉर्ड हार्डिंग पर बम, शायद ये लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 है। खिलाफत आंदोलन, दिमाग खराब कर दिया इसने। मार्ले मिंटो, जब सबसे पहले तो ये बता, ये जो है ना कौन से 3, ये 1909, 1909 का काम क्या है भाई, और 1919 का काम क्या है। 1919 को बोलते हैं मार्ले और मिंटो, ठीक है। अगर इसको ये बोलते हैं तो मिंटो की चेम्सफोर्ड सुधार किसको बोलते हैं। और इसमें तो कोई समस्या नहीं, 1935 है तो भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो ये नहीं आएगा, मार्ले मिंटो आएगा ये, ठीक। और 1919 आएगा मॉन्टेगू, ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, हाँ सही है। मार्ले मिंटो 1909 और 1919 ये आएगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। देखते हैं अब, तो मार्ले मिंटो यार, जब ये ले ले, चल नेहरू रिपोर्ट ले लेते हैं ना। सी में 2, सी में 2, सी में 2, 1 में है 4 है, हो रहा है तो क्वेश्चन तो जब सभी ऑप्शन सही होने चाहिए ना। जब 4, जब 4 है ना, ये कौन सा है, किधर गया भाई, 41 है, 41 है ना ये, जब 41 में 4 है ना, 4 सही है ये। जब 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि देख मार्ले मिंटो ये सही था यार अपना, है ना। जब ये ऐसे याद कर रखा, देख 1909, 1909, 1909, जब 19 को हटा दिया, 09 कर दिया, तो ये मार्ले मिंटो है। और 19 और 19 है ना, द्वैध शासन की स्थापना है, तो ये 2 बार आ रहा है 1919, तो द्वैध शासन है ना, 2 बार की बात कर रहा है 1919, ठीक। अब ये जो 1919 है इसको बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, और 1909 को मार्ले मिंटो, 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, देश शासन की स्थापना 1919, और 1935 है वो तो,
नहीं, भारत शासन अधिनियम उसका कोई रोल नहीं है इसमें, है ना। जब मार्ले मिंटो 1909 हो गया, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, ये सही था यार, 12, है ना। किसने बम पटका था ये? केसर सिंह बारट ने, उसके भाई थे कौन, जोरावर, यानी कि जिसकी बाजू में जोर है ना, जोरावर, उसने पटका था 1912 में। और ये जो केसर सिंह बारट है, इसने चेतावनी न चुंगटियाँ लिखी थी, ठीक, किसके लिए लिखी थी ये? जोधपुर का जो अजीत सिंह है शायद, उसके लिए। जोधपुर का नहीं, वो नाम क्या था उसका, जो दिल्ली दरबार में जा रहा था, उसके लिए लिखी थी। और इसके जो बेटा था ना ये केसरी सिंह बारट का, उसके बेटा का नाम था प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ठीक। अब नेहरू रिपोर्ट ये 1928 है। और खिलाफत आंदोलन ये 1919 है, खिलाफत आंदोलन है 1919, 1919, 1919। दोबारा देख, मार्ले मिंटो 1909, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड 1912, नेहरू रिपोर्ट 1928, खिलाफत आंदोलन 1919, ठीक। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की, ये आ गया देख, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथिक्रम का चयन कीजिए। जब सबसे पहले आएगा रणथंभौर, रणथंभौर 1301, रणथंभौर के बाद में फिर है चित्तौड़गढ़ 1303, रणथंभौर चित्तौड़गढ़ 1303 के बाद में, अब यहाँ पे लड़ाई है रणथंभौर चित्तौड़गढ़, और थोड़ी रणथंभौर चित्तौड़गढ़ एक ही है ना, ये नहीं है, ये नहीं है। अब सिवाना, सिवाना नहीं, ये जो चित्तौड़ आ रहा है बाद में इसमें, तो ये तो आएगा ही क्या, जालोर दे दी है इसने तो पहले, हाँ, तो ये तो है नहीं है। और रणथंभौर चित्तौड़ अब ये, और ये भी नहीं है। अब रणथंभौर चित्तौड़, अब सिवाना पहले करें या जालौर पहले करें? सिर्फ जालौर 1311 है और सिवाना 1309 है। चल देखते हैं, सिवाना, सिवाना और जालौर 345 में 3, 45 में 3 सही है, ठीक। 45 में 3, यानी कि रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और सिवाना 1309, जालौर 1311। कानड़ देव, पीरम देव थे जालौर में। फिर निम्नलिखित में से गलत युग पहचान कीजिए। जब मारवाड़, माँ से ये कर दिया माणिकलाल वर्मा, और सिरोही का, सिरोही का गोकुल भाई भट्ट नहीं है क्या, तो छोड़ इसको ना। बिजोलिया, कौन, निम्न में से गलत युग पहचान कीजिए, गलत ही बताना है भाई एक। मारवाड़ किसान, पता नहीं भाई, 46 46 46 46 में 3 है, गलत की पहचान कीजिए, ये गलत है। तो बिजोली आंदोलन माणिकलाल वर्मा, राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकर, मारवाड़ किसान आंदोलन राधा कृष्ण तात, पता नहीं है भाई इनके बारे में। बिजोली आंदोलन है ना, बिजोलिया माणिकलाल वर्मा, ठीक है, बिजोलिया माणिकलाल वर्मा। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? शायद 1919 है, राजस्थान सेवा संघ की। बिजोली आंदोलन माणिकलाल वर्मा, राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकर, राजस्थान सेवा संघ। और यहाँ पर 1928 है, यहाँ पर 1928 है, जब ये नहीं है। बिजोली आंदोलन माणिकलाल वर्मा, राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकर, मारवाड़ किसान आंदोलन राधा कृष्ण तात। याद नहीं है यार ये, बिजोली आंदोलन राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकर, और मारवाड़ किसान आंदोलन मारवाड़ राधा कृष्ण तात। निम्न में से कौन सा आंदोलन संगठन भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है? भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन, वनवासी संघ, तो शायद ये एक नहीं है, 47 में एक सही है, 47 में एक नहीं है। भगत आंदोलन है, एक ही आंदोलन, एक ही से थे मोती, भगत से गोविंद गुरी, वनवासी संघ, इसका पता नहीं है।
फिर निम्नलिखित में से किस महिला ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अजमेर में तो अजमेर नारायण देवी वर्मा कर दो 48 नहीं, प्रकाशवती सिन्हा है। निम्न में से किस महिला ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? प्रकाशवती सिन्हा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, प्रकाशवती सिन्हा। निम्न में से किस महिला ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? प्रकाशवती सिन्हा। निम्न में से गलत युग की पहचान कीजिए। जब सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल नैनूराम शर्मा, डूंगर प्रजामंडल भोगलाल पंड्या, कपूर चंद पाटनी। ये जयपुर है, जयपुर। 49 में 4 है ना, सही है। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा, डूंगर प्रजामंडल भोगलाल पंड्या, कपूर चंद पाटनी। कैपुर है, जयपुर है। वेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी। 50 है ना, वेंगू रामनारायण चौधरी। वेंगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? रामनारायण चौधरी। माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया, मिलाया गया? 56 51 सही है, 1956 है ना। राजस्थानी ग्रंथ वैली कृष्ण रुक्मणी का लेखक कौन था? ये पृथ्वीराज राठौड़ है। बामन सही है, पृथ्वीराज राठौड़। वैली कृष्ण रुक्मणी, वैली कृष्ण रुक्मणी है ना, पृथ्वीराज राठौड़। वैली कृष्ण रुक्मणी। फिर निम्नलिखित में गलत युग की पहचान कीजिए। सूरज प्रकाश कर्णिदान है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण है, बीसल देव रासो नरपति नाल है, पावोजीरा छंद बीटू मेहा। सूरज कर्णी दान है, कर्णिदान। ठीक। जब कौन सा है ये? 53 में 2 है, सूरज प्रकाश है ना, ये नहीं है। जबकि बीसल देव रासो नरपति नाल है, बीसल देव रासो नरपति नाल है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। बीसल देव रासो नरपति नाल है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। पाबूजी राचंद, इसको ऐसे याद कर लो भैया, पाबू बीठू है ना, वो वही ऊ की मात्रा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऊ की ही मात्रा है, पाबू बीठू। जैसे कि पाबूजी देवता है किनके? पाबू। ऊ की मात्रा ऊँटों के है ना, ऊ की मात्रा पाबू ऊँटों के। और पाबूजी ऊँटों के, और इनसे जो संबंधित है वह जन्म स्थल वो कौन सा है? और ये पीठू में भी ऊ की मात्रा है। ठीक। पाबूजी राचंद बीटू मेहा, पाबूजी ऊँटों के देवता। ठीक। पाबूजी राचंद बीटू मेहा, पाबूरी राचंद बीटू मेहा, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, सूरज प्रकाश कर्णिदान। मान सिंह नहीं है। बीसल देव रासो नरपति नाल है। राजस्थान की कौन सी बोली में मेवाड़ी व बागड़ी का सम्मिश्रण देखने को मिलता है? मेवाड़ी व बागड़ी में रागड़ी, मालवी तो आएगा नहीं है ना, और मालवी। मेवाड़ी और बागड़ी की बात कर रहा है ना, 1 मिनट। रागड़ी है ना, रागड़ी, ये रागड़ी साथ ये नीचे जैसलमेर बाड़मेर वगैरह इधर है ना, रागड़ी। मेवाती अलवर भरतपुर। अब चलिए रागड़ी करते हैं, देखी जाएगी। 54 में ये डिलीट ही कर दिया यार इसने। 18 राजस्थान निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सम्मिलित है? जब ढूंढानी नागरचौल, मारवाड़ी राठी, और मालवी मेवाती।
कौन सी एक देखते हैं, एक ही बताना है यार। 55 55 55 55 55 में 2 है, 55 में 2 है भाई। राजस्थान की निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है? सिर्फ ये है, बाकी सब गलत है। ढूंढानी नागरचोल जयपुर की है। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। 56 सही है ना, अलगोजा है। निम्न में से किसे वर्ष 2010 में विश्व की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य व जंतर मंतर सही है। 57 कालबेलिया नृत्य व जंतर मंतर। राजस्थान के किस लोक कलाकार को 26 जनवरी 2012 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये आएगा नहीं, लेकिन ये तो आएगा, लोक कलाकार है भाई। 58 3 साकर खां। साकर खां। राजस्थान के किस लोक कलाकार को 26 जनवरी और 2012 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? साकर खां है, साकर खां। 26 जनवरी 2012 पद्मश्री साकर खां, साकर खां। निम्न में से कौन सा नृत्य आदिवासी गरासियों से संबंधित नहीं है? जब देखे गरासियों, गरासियाँ ये उदयपुर है ना, गरासी करते हैं क्या? बालर। गरासियाँ क्या करते हैं? बालर है ना, बालर। और कच्ची घोड़ी नृत्य नहीं आएगा, ये शेखावाटी का है। गैर और माडल, ये मादल। देखते हैं इसको क्या है इसमें। 59 में 4 है क्या? 59 में 4 है भाई, ठीक। यानी कि कौन सा नृत्य आदिवासी गरासियों से संबंधित नहीं है? जब मादल है, मादल, बालर है ना, गरासियाँ उदयपुर गिर, बालर। देख गरासिया में रह है, वहन सहरिया, सहरिया मत कर देना इसमें, बालर में सहरिया मत कर देना, बालर सिर गरासिया है, रह से रह गरासिया, गैर में भी रह है गरासिया, और ये मादल गरासिया। मादल से उदयपुर याद कर सकते हैं, तो बालर गैर और मादल गरासियों। कच्ची घोड़ी शेखावाटी है। बालर गैर मादल गरासियों, कच्ची घोड़ी शेखावाटी। माच का ख्याल नाट्य शैली के संबंध किस? माच, माच का मैं कुछ मन कर रहा हूँ और पता नहीं है, सेट ये डिलीट कर दिया। राजस्थान में विट्ठल भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इकसठ औरेगाम सिरोही है। राजस्थान में विट्ठल भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? औरेगाम सिरोही, औरेगाम सिरोही। राजस्थान में विट्ठल भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 61 में 2। निम्न में से राजस्थान किस लोक देवता को रेवाड़ी जाति के लोग पूजते हैं? रेवाड़ी बाबू जी है, ऊँटों के देवता हैं। 61 में 2 है, औरेगाम सिरोही। राजस्थान किस लोक देवता को रेवाड़ी जाति के लोग पूजते हैं? बाबू जी। 62 बाबू जी सही है, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, विट्ठल भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? औरेगाम सिरोही, माउंट आबू सिरोही, औरेगाम। दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखें, दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में स्थित है। दादूपंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं। दादूपंथी मृतकों को सबको जलाने में विश्वास नहीं करते हैं। खाकी दादूपंथी की एक शाखा है। जब देखते हैं क्या है इसमें, 63 में 3 है, 63 में 3 है, तो ये है, सही है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, दादूपंथी प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में स्थित है। दादूपंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। काकी दादूपंथी की एक शाखा है, और दादूपंथी मृतकों के सबको जलाने में विश्वास नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक। नरेना जयपुर, खाकी दादूपंथी की है ना, खाकी दादूपंथी की एक शाखा है और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। संत मावजी की पीठ कहाँ पर स्थित है? संत मावजी की सलेमाबाद,
सलेमाबाद ही करते हैं ना, देखते हैं 64 में। गलत है, सावला ग्राम डूंगर पर है। संत मावजी की पीठ कहाँ पर स्थित है? सावला गांव है ना, डूंगरपुर। और बांधोली अलवर में है। कथियारसर बीकानेर में है, जसनाथ जी। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। जब कतरियारसर है ना, जसनाथ जी बीकानेर। और सलेमाबाद कहाँ है? सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में। और बादोली अलवर है। सफला गांव डूंगरपुर। ये और भी काम के हैं भाई। ठीक, संत माप जी की पीठ कहाँ स्थित है? सावला ग्राम डूंगरपुर में है भाई। संत माप जी की पीठ कहाँ पर स्थित है? सावला ग्राम डूंगरपुर। जबकि कतरियासर बीकानेर में यहाँ जसनाथ जी की पीठ है, जसनाथ जियों की है ना, जसनाथ जी की। और बादहोली अलवर में है। ये क्यों प्रसिद्ध है भाई बादहोली? पता नहीं है भाई। सलीमाबाद किशनगढ़ अजमेर। सावला ग्राम डूंगरपुर है संत माप जी की पीठ। सावला ग्राम संत माप जी इन्होंने स्थापना की थी किसकी? निष्कलंक संप्रदाय की। ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि माव से मावा जो दिवाली पर वो मावा बनाते हैं ना, वो बनाते हैं। तो भाई उसमें क्या है, कोई कलंक लगता है? उसमें सफ़ेद दूध का रहता है, उसमें कोई कलंक नहीं आता, वो है निष्कलंक। तो निष्कलंक से संत माव जी निष्कलंक। सावला ग्राम डूंगरपुर। निम्नलिखित में गलतियों की पहचान कीजिए। शिला देवी आम्बेर, शीतला माता चाकसू है जयपुर है ना। सकराय माता झुंझुनू, सचिया माता ओसिया। शिला देवी आम्बेर 65 सही है। शिला देवी आमेर है। फिर सकराय माता झुंझुनू है। और सचिया माता ओसिया। ठीक, दोबारा देख ले। तनसुख गदर गावा व डोडी क्या है? ये वो है, देख, तनसुख गदर गावा और डोडी। तनसुख वस्त्रों, पुरुषों के वस्त्र। 66 सही है, पुरुषों के वस्त्र। ठीक, 65 में 3 है। शीतला माता डूंगरपुर। 66 में 2 है, पुरुषों के वस्त्र। तो ये काम करें भाई, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। देख, शिला देवी तो है आमेर, ये जयपुर में है। आम्बेर। और शीतला माता ये चाकसू जयपुर है। शिला देवी आमेर है ये। शीतला माता ये चाकसू जयपुर है। सकराय माता ये झुंझुनू है। सकराय माता या फिर शाकंभरी माता ये भी बोलते हैं क्या सकराय माता को? शाकंभरी नहीं, शाकंभरी के चौहान वो अजमेर में है। सकराय माता झुंझुनू। और सचिया माता सचिया या से या ओसिया। सचिया माता ओसिया, सकराय माता झुंझुनू, शिला देवी आमेर, शीतला माता चाकसू जयपुर। तनसुख गदर, ये तनसुख से पता चला है भाई। तनसुख गदर, कतई गदर ढारा है ना। तनसुख गदर गावा डोडी। गदर गावा डोडी क्या है? गदर गावा और डोडी क्या है? पुरुषों के वस्त्र है, हल्के में मत लेना। निम्न में कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। बाबूजी राठौड़ को ऊँटों को देवता माना जाता है। बाबूजी राठौड़ को सही नहीं है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नंगला जहाज गांव में है। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता है। यार ये बाबूजी पता नहीं यार, इसमें देखिए ये तो सही है, ये गोगा जी या फिर तेजा जी आएगा यहाँ।
तो ये तो सही है और ये भी सही है, ये दो तो सही है। अब सर्पदंश के लिए, मुक्ति के लिए गोगा जी की जगह क्या करें, और यहाँ पर ये भूरिया बाबा चारणों के, देखते हैं क्या है इसमें ना, कौन सा होया, सिड़ सिट है, सिड़ सिट में 4 है, ये है, ये भूरिया बाबा नहीं है भाई, ठीक, ये भूरिया बाबा नहीं है। जबकि देख, सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, सही बात है। बाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता माना जाता है। सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी आ गया नहीं, गोगा जी कहाँ है, गोगा जी में दो गए है, एक गए और एक गए, गोगा, ये है द और द देरवा है ना, गोगा जी द देरवा। सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, ठीक है। बाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता माना जाता है, सही है। और देव बाबा का मंदिर है भरतपुर के नगला जहाज गांव में है, सही है। भूरिया बाबा चारणों के नहीं है, शायद कोई और के होंगे, है ना। फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, गणेश मेला रणथंभौर, गणेश्वर मेला डूंगरपुर, कपिलमुनि मेला कोलायत बीकानेर, साहेबा और पाहेवा है ना चूरू। देखते हैं क्या है इसमें, अड़सठ, अड़सठ में 2 है, अड़सठ में 2, 3 2 4 1, 3 2 4 फिर 1, गणेश मेला। जब गणेश मेला है रणथंभौर, सही है। और बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, सोम कमला सोम माही जाकम है ना, सोम माही जाकम है, सोम फिर माही और जाकम, सोम माही जाकम है ना, कोड़िए डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला सोम माही जाकम पर पड़ता है बेणेश्वर मेला, और है कहाँ, ये डूंगरपुर में ना, सोम माही जाकम बेणेश्वर मेला, या फिर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। फिर गणेश मेला रणथंभौर, साहेवा पाहेवा का मेला चूरू, कपिलमुनि कोलायत बीकानेर। निम्नलिखित में से गलतियों की पहचान कीजिए। जब छोटी तीज तो सही है ना, श्रावण शुक्ल तृतीया, फुलरा दूज, गबरी पूजन भाद्रपद कृष्णा दशमी, गोगा नवमी चैत्र शुक्ल, गोगा नवमी चैत में कहाँ है, गोगा नवमी चैत में यानी अप्रैल में, गोगा नवमी शायद यार दशहरा के आसपास आनी चाहिए। कबरी सही है, फुलेरा भी सही है, छोटी, चल यही करते हैं। अड़सठ में ये 2 है भाई, नहीं 69 है, गुणहत्तर में 4 सही है, 69 में 4 सही है, ठीक। ये नहीं है। जब छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया है और ये बड़ी तीज की बात करेगा ना, तो बड़ी तीज श्रावण के बाद में भादो, ठीक है ना। जब श्रावण शुक्ल तृतीया हो गया ये छोटी तीज। फुलेरा दूज, ये फुलेरा पूज से फागुन हो गया, फागुन शुक्ल तीज है, दूज का मतलब तो द्वितीया ही है, तीज तो यह ही रहा है तृतीया। फुलेरा है ना, फुलेरा से फागुन शुक्ल द्वितीया। फिर गबरी पूजन यानी सावन भादो, गबरी जब सावन भादो यानी जुलाई के बाद अगस्त है ना, भाद्रपद कृष्णा दशमी, गबरी पूजन भाद्रपद कृष्णा दशमी। दोबारा ले, छोटी तीज सावन शुक्ल तृतीया, फुलेरा दूज फैसे फुलेरा फैसे फागुन शुक्ल द्वितीया, गबरी पूजन भाद्रपद कृष्णा दशमी। आगे चलते हैं, गबरी पूजन सही है ना, गबरी पूजन सही है, गबरी पूजन भाद्रपद कृष्णा दशमी। बड़ार क्या है, मृत्यु का मत कर देना इसमें, ये काफ़ी वो करता है अपनों को, ये मृत्यु है, नहीं लगता है ऐसा है, मृत्यु है। विवाह के अवसर पर प्रतिभोज चित्र है ना, काफ़ी बेर आ चुका है क्वेश्चन। फिर निम्न कौन सी राजस्थान की महिलाओं की वेशभूषा नहीं है, लहरिया, चूंदड़ी,
यार है ना, क्या तो पटका है क्या बंदेज है। 71 में पटका है ना, पटका, जबकि लहरिया है, बंदेज है, चूंदड़ी है। निम्न में से गलतियों की पहचान कीजिए। मस्तक पे बोला है, गला तिमणिया है, कान पे सुरलिया है, कमरू, कमर पे गोखरू नहीं आएगा, कमर पे आएगा कंदोरा, 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 कमर पे कंदोरा। कणकती, गोखरू तो पैर में आएगा, गोखरू है ना, गोखरू पैर में। बेहतर सही है। मस्तक बोला, गला तिमणिया, गला, गला, गला यानी कि गर्दन, गर्दन पे तिमणिया। मस्तक पे बोला, गला पे तिमणिया, कान पे सुरलिया, कमर पे कंदोरा, कणकती, गोखरू पैर पे आएगा। ऊँट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी कहलाती है। तो उसका कला है। फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। थेवा प्रतापगढ़ है, और ये मोलेला, मोलेला से मिट्टी, तो ये वो है टेराकोटा। और मथेरना कला बीकानेर, ब्लू पोट्री जयपुर। 74 3 4 3 2 1 4 3 2 1 उल्टा है। थेवा कला प्रतापगढ़, टेराकोटा मोलेला में से मिट्टी है ना, और मथेरना बीकानेर, और ब्लू पोट्री जयपुर। डिंगल और पिंगल क्या है? राजस्थान की भाषा शैलियाँ हैं। क्या अब भी गलत है ये? हैं? सही है। 75 75 है ना, राजस्थान की भाषा शैलियाँ सही है, डिंगल और पिंगल। फिर 76। राजस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में अवस्थित है? जब राजस्थान अध्ययन केंद्र, क्या ये 3 कर दें इसमें? 76 में नहीं, 76 में 2 है। हाँ, ये 2 ही है यार। राजस्थान यूनिवर्सिटी है। राजस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में अवस्थित है? राजस्थान विश्वविद्यालय है या जयपुर है ना। फिर प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ वातारी फुलवारी के लेखक कौन है? वातारी फुलवारी, विजयदान देता। नहीं नहीं नहीं, वातारी फुलवारी, वातारी फुलवारी, हाँ ये विजयदान देता ही है। 77 77 77 2 सही है। देख, बारी, बा से वह विजयदान देता, वातारी फुलवारी विजयदान देता। फिर 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 13 ताली में है मजीरा है। कबीरदास श्यामलदास द्वारा, ये श्यामलदास का वो है, वीर विनोद है। सूरज प्रकाश कर्णिदान, वंश भास्कर, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, सूरज प्रकाश कर्णिदान, वीर विनोद श्यामलदास। मेवाड़ राज का इतिहास ये पता नहीं है। 79 में 2 है, वीर विनोद। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संदर्भ निम्न में से क्या तथ्य गलत है? 80 में 3 है, ये नहीं है। यह केंद्र में राज्य सरकार द्वारा 75-25 के अनुपात में वित्त पोषित है। भेजे में अच्छी तरह से बैठा लेना, ये आई बात समझ में। 75-25 है। और जो है कौन सा मरु विकास कार्यक्रम, उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार का अनुपात क्या है? वो भी यही है। यह केंद्र राज्य सरकार द्वारा 75-25 के अनुपात में वित्त पोषित है। यह ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करती है, और इस योजना में स्वयं सहायता समूह को लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाती है। स्वयं सहायता समूह को 80 80 80 में 3 स्वयं सहायता समूह को, ये गलत है ना। यह योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को मजदूरी पर रोजगार, यार ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। 80 में 3 कर रहा है ना। तो देख, यह केंद्र में राज्य सरकार 75-25 के अनुपात में वित्त पोषित, ये सही है। और यह ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं रोजगार प्रदान करती है, ये भी सही है।
यह योजना गरीब ग्रामीण परिवारों को मजदूरी पर रोजगार प्रदान करती है। अब इसमें गलती कहाँ है? ये सही है। यह योजना स्वयं सहायता समूह को लाभ पहुँचाने, नहीं, ये इस प्रकार का कोई वो नहीं है इसका। ये 4 आना चाहिए यार इसमें। 80 में 4 आना चाहिए, 80 में इसने 3 दे रखा है। अपन नहीं मानते इसको, और आप गूगल पे सर्च कर लेना है। राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? निम्न कौन सा कारक यहाँ प्रारंभिक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है? बार बार अकाल, बारिश की कमी और फसलों का गलत प्रारूप, जल प्रबंधन की कमी, मृदा प्रदान, फसलों का गलत प्रारूप, जल प्रबंधन की कमी। यार चलो मृदा प्रदान करते हैं। अगर ये 81 फसलों का गलत प्रारूप है। राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? इनमें से कौन सा प्रासंगिक नहीं है? जब फसलों का गलत प्रारूप, ये इससे संबंधित नहीं, बार बार अकाल पड़ने पर सही है। ये अकाल पड़ने का कारण नहीं है, जबकि अकाल पड़ने का कारण है बारिश की कमी और मृदा प्रदान। मृदा प्रदूषण यही नहीं है, जल ही जल से होता है। आई समझ में? मरुस्थल में जो थार में हवा के माध्यम से जो धूल भरी आंधी चलती है, जो एक दोहरा यहाँ से उठकर यहाँ तक चल जाता है, ठीक है ना, तो वो भी हवा के द्वारा भी मृदा प्रदान होता है। जैसे कि उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ भी अगर रेतीली मिट्टी आ जाती है तो उपजाऊ खेतों में, तो वहाँ भी मरुस्थल का प्रसार हो जाएगा। तो ये अपर्दन भी कारण है, ठीक है। बारिश की कमी है, मृदा प्रदान है, फसलों का गलत प्रारूप, ये इससे संबंधित नहीं है बार बार अकाल से, और जल प्रबंधन की कमी। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तान क्षेत्र का प्रतिशत बताइए। 61 है। 82 में। फिर सुनहरा त्रिकोण संबंधित है, जयपुर, जयपुर दिल्ली आगरा। 83 सही है, जयपुर दिल्ली आगरा। सुनहरा त्रिकोण संबंधित है, जयपुर दिल्ली आगरा। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट, ये गोटन होना चाहिए यार। 84 हाँ गोटन है ना, गोटन। ये कहाँ है? गोटन है, गोटन है, कोटा। राजस्थान सफ़ेद सीमेंट प्लांट स्थित है गोटन, कोटा में। निम्बाहेड़ा ये ब्यावर में है। मोडक ये भी शायद कोटा में है। लाखेरी, लाखेरी लेक, लाखेरी सवाई माधोपुर में है। लाखेरी सवाई माधोपुर में। मोडक भी शायद कोटा में है। गोटन कोटा में है। इसका पता नहीं है यार, मोडक का ना क्लियर नहीं है। निम्बाहेड़ा ये ब्यावर, निम्बाहेड़ा ब्यावर, निम्बा में बाहर है ना, तो निम्बा, निम्बा से निम्बाहेड़ा से ब्यावर। लाखेरी सवाई माधोपुर। मोडक ये कोटा हो सकता है, गोटन तो कोटा ही है। सफ़ेद सीमेंट की बात कर रहा है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर संबंधित है। भीखाबाई सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा। माही बजाज कर दें क्या इसमें यार? हैं देख ले। चंबल नहीं है, भाखड़ा नागलपुर। एक करें या 3 करें? चल 3 करते हैं। 85 85 85 सही है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर संबंधित है माही बजाज सागर परियोजना से, ठीक। भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना संबंधित है माही बजाज सागर परियोजना से। राजस्थान में किशनगंज साहेबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? किशनगंज साहेबाद में। ये सासी डामोर तो नहीं है, सहरिया कर रहा हूँ मैं इसमें ना, देख ले। नहीं, गरासिया का तो काफ़ी क्षेत्र है, इसमें तो कोई हेरफेर नहीं है। लेकिन ये जो सहरिया है ना, ये सिर्फ यहाँ ही मिलती है, किशनगंज और शाहबाद पंचायत में। 86 86 86 सही है भाई, है ना। किशनगंज और शाहबाद, किशनगंज, ठीक है ना, किशनगंज और शाहबाद क्या है? सहरिया। गरासिया उदयपुर वगैरह ना काफ़ी है। ये तो सासी ये भरतपुर में मिलेगी। डामोर ये नीचे मिलती है, डूंगरपुर वगैरह ना। डैसे डामोर देख, डैसे डामोर है। सहरिया ये बता ही दिया, किशनगंज और शाहबाद। गरासिया ये वो है उदयपुर सिरोही। सासी भरतपुर, ठीक। सहरिया कोटा हो सकता है इसमें। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर चीनी मिल कार्य कर रही है। जब ये पूछा था इसने, चीनी मिल कहाँ है? भोपाल सागर में।
भूपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। जब किस प्रकार की है ये? सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप के आधार पर। 87 निजी क्षेत्र की है, प्राइवेट। चित्तौड़गढ़ में, भूपाल सागर में। भूपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, भूपाल सागर में चीनी मिल कार्य कर रही है, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर। राजस्थान में जनजातीय उपयोजना कब शुरू हुई? यार पता को नहीं भाई। 88 में, 2 है, 74-75। राजस्थान जनजातीय उपयोजना कब शुरू हुई? 74-75 में। 74-75 में जनजातीय उपयोजना कब शुरू हुई? ठीक है ना। जनजातीय उपयोजना 74-75। टाइगर अभियान शुरू हुआ था, जो टाइगर परियोजना थी वो 73-74 है। और जनजातीय उपयोजना ये 74-75 है। और दूसरी बात जो है कौन सा, सूखा संभावित क्षेत्र परियोजना, वो 74-75 है। यानी पहले टाइगर है, इसके बाद में सूखा संभावित है। और ये जनजातीय योजना, ये भी ध्यान रखना, 1974-75। राजस्थान में सकल फसलीकृत क्षेत्र का कितने प्रतिशत सिंचित है? 89 में 3 है, 33.6। राजस्थान में सकल फसलीकृत क्षेत्र का कितने प्रतिशत सिंचित है? यानी जैसे कि ये फसल का है तो इसमें 33% सिंचित है, 33.6। रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 1969 में लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 90 में 1 है, व्यक्तिगत बैंक विशेष जिलों को अपना कर अपने गहन बैंकिंग विकास करें। व्यक्तिगत बैंक विशेष जिलों को अपनाकर, व्यक्तिगत बैंक विशेष जिलों को अपनाकर उनमें गहन बैंकिंग विकास करें। इंडिविजुअल बैंक should adopt particular districts for strategic बैंक डेवलपमेंट। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा संबंधित है। सेवा क्षेत्र व निर्माण क्षेत्र की एक ही समय उपस्थिति। लघु क्षेत्र, देशी पूंजी विदेश, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की एक साथ उपस्थिति। 2 आना चाहिए यार इसमें, 91 में नहीं, ये है 91 में 4। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र की एक साथ उपस्थिति। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा, सही है, सही है। सार्वजनिक व निजी, वो क्या है कि अपन ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की पूछ रहा है और अपन बता रहे थे मिश्रित कृषि के बारे में। ठीक, जब मिश्रित कृषि के बारे में वो सब आ जाते हैं मिश्रित कृषि में, वो ढूंढ रहे थे अपन, है ना। जब ये अर्थव्यवस्था है, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। मिश्रित ही आ गया। मिश्रित खेती में निम्न कौन सी मुख्य विशेषता है? जब 2 या अधिक फसलों के एक साथ फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, यही है। बाढ़ में, हाँ यही तो कर रहा था मैं, वो क्वेश्चन में अगले बारे में। फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी संयुक्त रूप से। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसको देखते हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये सही है। रैयत अपनी भूमि को किसी और को भी देने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रकार वह काश्त पर स्थायी अधिकार का उपयोग कर सकता। ये 1 और 3 तो सही है, 2 और 3 तो ये भी सही लग रहा है। चलिए 1, 2, 3 ही कर देते हैं इसमें। रैयतवाड़ी सबसे टॉप व्यवस्था थी। 93 में 3 सही है ना, सही है, ठीक। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। रैयत अपनी भूमि को किसी और को भी देने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रकार वह काश्त पर स्थायी अधिकार का उपयोग कर सकता था। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी सिफारिशें 13वें वित्त आयोग की है? 94 में 2 है, केवल 1 और 2। वस्तुओं व सेवाओं पर कर लगाए जाने का मॉडल तैयार करना तथा इसके लिए क्षतिपूर्ति का तरीका बताना। स्थानीय निकायों के लिए अनुदान देना। निम्न में से कौन सी सिफारिशों
13वें वित्त आयोग की है। निम्न में कौन सी सिफारिश है? 13वें वित्त आयोग की है। वस्तुओं व सेवाओं पर कर लगाए जाने का मॉडल तैयार करना तथा इसके लिए क्षतिपूर्ति का तरीका बताना। 13वें वित्त आयोग। स्थानीय निकायों के लिए अनुदान देना। 94 किसान कॉल सेंटर योजना 2004 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था 95 कृषकों को टोल फ्री टेलीफोन लाइन से कृषिगत जानकारी उपलब्ध कराना। कब से शुरू की गई थी ये? 2004 में। किसान कॉल सेंटर योजना 2004। फिर स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा देश में कृषिगत वस्तुओं के संगठित विपणन की नीति चलाई जा रही है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं कौन सा होया? 96 में 2 है, 1 और 2। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा देश में कृषिगत वस्तुओं के संगठित विपणन की नीति चलाई जा रही है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं नियमित बाजारों की स्थापना, कृषिगत बाजारों के नियमन के लिए कानून बनाना, मंडी या उसके आसपास इलेक्ट्रॉनिक नीलामी और शीतगृहों जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन तो सही था वही है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा देश में कृषिगत वस्तुओं के संगठित विपणन की नीति चलाई जा रही है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं ये 3 नहीं है, 1 2 3 ये भी मान लेते इसमें। 96 में हाँ सही तो है, तो 96 में 4 ही है, अपन ने त्रुटि कर दी देखने में। 96 में 4 सही है। नियमित बाजारों की स्थापना, कृषिगत बाजारों के नियमन के लिए कानून बनाना, मंडी में या उसके आसपास इलेक्ट्रॉनिक नीलामी और शीतगृहों जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। और ये क्या था? ये तो वो था ना, पढ़ चुके हैं। 95 में 96 में 4, 97 में रवि 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था ताकि 2 गेहूँ चावल व दालों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। रवि 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। रवि 2007-08 में ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये NFS ही तो नहीं है? हाँ वही है ना, NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। सही है। ये पूछेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2007 और 8 में। NCERT में स्पष्ट तरीके से गेहूँ चावल व दालों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। 97 में 2 ही है ना। फिर पिछवाई, ये तो वो है नाता द्वारा से है ना, पिछवाई। फिर राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए 1969 में रिको स्थापित किया गया। कब किया गया रिको? 69 में। इसके कार्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिको राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है। रिको उद्योगों की वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। रिको राजस्थान में सभी विनियोग प्रस्तावों का अनुमोदन करता है। ये नहीं है, 1 2 करते हैं इसमें ना। 99 सही है भाई। 2 पहले आ चुका है क्वेश्चन, इस वजह से कर दिया पढ़ने ये। यानी कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए 1969 में रिको की स्थापना कब हुई थी? 1969 में रिको स्थापित किया गया। इसके कार्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिको राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है और रिको उद्योगों की वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। ठीक। पीसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को पास हुआ था। इस अधिनियम में पीसा ये डिलीट कर दिया भाई। पीसा ये तो सही है ना। पीसा अधिनियम है ना, पीसा PEC अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को। 24 दिसंबर पीसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 24 दिसंबर 1996 को पास हुआ। इस अधिनियम में ये बताइए जो पीसा अधिनियम था वह कब पास हुआ? पीसा 24 दिसंबर 1996 24 दिसंबर 1996। तो चलिए, अरे यार और कितने क्वेश्चन है हमें।
हम्म। नहीं, 100 क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन और है, उनको बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।